हेलो स्टूडेंट्स, हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोगुलेशन। ओके, तो कोगुलेशन जो है वो फॉर लायोफोबिक कोलाइड्स हमें डिस्कस करना है, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं, तो उसमें कोगुलेशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमें कोगुलेशन में किसके लिए स्टडी करना, फॉर लायोफोबिक कोलाइड्स। ओके, लायोफोबिक कोलाइड्स क्यों? क्योंकि उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहता है, सेपरेट रहता है, मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, सॉल्वेंट हीटिंग होते हैं, है ना। तो अब ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, वाई दिस आर स्टेबल? तो इसका रीज़न क्या होता है कि लायोफोबिक कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होता है। सी हियर, बिकॉज दे पोजेस चार्ज एंड ड्यू टू इट दे रिमेन स्टेबल, है ना। उनके ऊपर चार्ज होता है जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ओके, सी, when the charge on the colloidal particles are neutralized by any suitable method, these particles settle down at the bottom and gets aggregate and it is called as coagulation. ये जो colloidal particles या लायोफोबिक कोलाइड्स के ऊपर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, अगर किसी तरीके से किसी भी मेथड से अगर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे। तो यही उसके सेटल होने की प्रोसेस, एग्रीगेट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कोगुलेशन। और कोगुलेशन जो होता है वो किस में होता है, लायोफोबिक कोलाइड में। नेक्स्ट इज हार्डी-शूज लॉ, है ना। हार्डी-शूज लॉ क्या कहता है, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेशन। मतलब किसी भी आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉजिटिव सॉल्ट है ना, या कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन है, तो हम इसमें कौन सा, अगर ये तीनों डाल रहे हैं, NaCl, Na2SO4, Na3PO4, है ना, तो अब इनमें से सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो, सोडियम के साथ तो ये होगा नहीं, बॉन्डेड होगा नहीं, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव सॉल्ट है। तो क्या क्लोरीन, सल्फेट और PO4 इसके साथ बॉन्डेड होगा। अब देखो, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज SO4 2- और PO4 3-, तो सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर किसकी होगी, PO4 की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो हार्डी-शूज का क्या कहना है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी कोगुलेशन। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेशन किसकी वजह से होगा, इस कंपाउंड की वजह से। सेम अगर नेगेटिव सोल है और ये तीन कंपाउंड दे रखे हैं, NaCl, CaCl2, FeCl3, तो किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, किस आयन के ऊपर ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, उसकी कोगुलेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें किसके ऊपर है, Fe3+, मतलब किसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, FeCl3 की। ओके, तो किसी भी कंपाउंड को ले लेते हैं हम, किसी भी सॉल्यूशन को ले लेते हैं, तो उनमें आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा, है ना, उतना ही उसमें कोगुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उस सॉल्यूशन का कोगुलेशन अगर इंक्रीज़ करना है तो जिसकी आयन के ऊपर ज़्यादा चार्ज है वो वाला हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो सब्सटेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। अभी हमने डिस्कस किया कोगुलेशन क्या होता है, कि उसको सेटल डाउन होने का या एग्रीगेट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कोगुलेशन कहलाती। ठीक है, अब कोगुलेटिंग पावर क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन मिलीमोल्स पर लीटर टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 hours। ठीक है, क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी मिलीमोल्स में, मतलब 1 लीटर, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड, मतलब बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, मिलीमोल्स क्वांटिटी में अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको 2 घंटे में, है ना, 2 hours में वो क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा, उस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। तो 2 घंटे में कोगुलेट करने के लिए हमने कितने मिलीमोल्स, मिनिमम अमाउंट में कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, है ना, या उसको, तो वो क्या होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी, है ना, उसको कोगुलेट करने में कितना टाइम लगा या किस तरीके से वो कोगुलेट हुआ। ठीक है, कोगुलेशन बनाने की जो पावर होगी वो क्या होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन मिलीमोल्स पर लीटर, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं मिलीमोल्स क्वांटिटी में किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन में, टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन इन 2 hours, मतलब वो कोगुलेशन कितनी देर में करेगा, 2 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। सी हियर, लायोफोबिक कोलाइड जो होती है उनकी स्टेबिलिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है ना। सबसे पहले चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज, या फिर सॉल्वेशन, किसी भी कोलाइडल सोल का सॉल्वेशन, इन 2 चीज़ के ऊपर क्या करती है,
इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा मतलब इसके बावजूद भी वो क्या होती है, इतना स्टेबल नहीं होते, स्टिल दे आर नॉट मच स्टेबल, ठीक है। इसलिए क्या होता है, लायोफोबिक कोलाइड्स व्हेन एडेड इन एन सॉल्वेंट द सॉल्वेंट फॉर्म अ शीट अराउंड इट एंड शोज गुड सॉल्वेशन। देखो अगर लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट लविंग होते हैं, उनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, एक दूसरे में कम्प्लीटली इमर्स्ड होता है, ठीक है। तो जब हम लायोफिलिक कोलाइड को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक शीट बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था AgI के पास में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं और शीट बना लेते हैं, ठीक है। डबल लेयर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। वैसे ही क्या होता है कि लायोफिलिक कोलाइड्स को हम जब ऐड करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वो एक प्रोटेक्टिव शीट क्या कर लेता है, उस सॉल्वेंट के आसपास क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, ठीक है। सो वी ऐड लायोफिलिक कोलाइड इन लायोफोबिक सोल्स, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड को लायोफोबिक ऐड करते हैं। तो लायोफोबिक सोल में ऐड करने से क्या होता है, ठीक है, द लायोफिलिक कोलाइड विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड एंड लायोफोबिक कोलाइड and hence making them stable. The lyophilic collide will form a protective layer around लायोफोबिक कोलाइड एंड हैंस मेकिंग देम स्टेबल। मतलब ये जैसे कि लायोफोबिक कोलाइड है ना, ये कौन सा है, डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड है। अब हमने इसके क्या किया, लायोफिलिक कोलाइड को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करे, इसके आसपास इसने क्या कर लिया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। तो अब जैसे कि ये इसमें लायोफिलिक है तो ये क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट लविंग है, तो ये डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये डिस्पर्स जब होंगे तो अपने साथ में लायोफोबिक कोलाइड को भी लेकर क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, क्योंकि वो उसके साथ इतने स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए कि जब वो यहाँ से डिस्पर्स होने जाएंगे तो अपने साथ में लायोफोबिक कोलाइड भी ले जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इज गोल्ड नंबर। तो इट इज़ द मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड एडेड टू द 10 ml गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, गोल्ड सॉल्ट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। सो एज टू प्रिवेंट इट्स कोगुलेशन फ्रॉम 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। अब ये ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना। देखो एक गोल्ड सॉल्ट है, ठीक है, 10 ml गोल्ड सॉल्ट है, ठीक है, गोल्ड सॉल्ट है, उसको हमने किस में ऐड किया, 10% NaCl सॉल्यूशन में ऐड किया, ठीक है, ठीक है। इसका हमने क्या ले लिया, 1 ml ले लिया, मतलब 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम वाटर में मिक्स किया और उसका 1 ml हमने ले लिया, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने 10 ml गोल्ड सॉल्ट ये ऐड किया। तो अब इसको कोगुलेट होने से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या कोगुलेशन, इसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन फॉर्म होगा। तो कोगुलेशन रोकने के लिए कितना मिलीग्राम हमने उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड किया, वो क्या होगा, गोल्ड नंबर। मतलब मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड एडेड टू 10 ml गोल्ड सॉल्ट to prevent its coagulation from 1 ml 10% NaCl solution। मतलब 10% NaCl solution से coagulation होने से बचाने के लिए, किसको, गोल्ड सोल को बचाने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड किया, ओके, ठीक है। और प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा होता है, लायोफिलिक कोलाइड, ओके।